यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए समय बहुत कम है और निर्धारित समय में ही आपको तैयारी करनी होगी अगर आपको इसी वर्ष एसडीएम मतलब इस परीक्षा में एसडीएम बनना है तो ठीक, या पीसीएस ऑफिसर कोई और पद अगर चाहते हैं एसडीएम के अलावा तो सबसे पहले हम विभिन्न वीडियोज़ में पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्र हुए हैं 18, 19, 20 के, इनको सॉल्व करवाएंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या किस किस क्षेत्र को ये टच कर रहा है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डीप में अध्ययन में हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो ये प्रश्न हैं इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम एक रूपरेखा देखेंगे इसकी, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था ये, देखिए दो भागों में होता, खंड अ होता है, खंड ब होता है, आपको मालूम है, और सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 10 प्रश्न खंड अ में रहेगा, खंड ब में अर्थात सेक्शन बी में 10 प्रश्न रहेंगे। ये जो 10 प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इनको आपको 125 वर्ड्स में, साफ साफ लिखा हुआ है ना, 125 वर्ड्स में लिखना होगा। दूसरा जो भाग है वो 12-12 अंकों का एक प्रश्न है, वो भी 10 प्रश्न रहेंगे, उनको आपको लिखना है 200 वर्ड्स में। मेरी आपको सलाह है कि जब आप पेपर स्टार्ट करें तो पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करें सॉल्व करना। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि वो 12 अंकों का प्रश्न है। जब आप शुरुआत करते हो लिखना तो शुरुआत में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बड़े बड़े इत्मीनान से सोच विचार के लिखना शुरू करते हो, पूरा जो ज्ञान आप लेकर आते हो उड़ेलना शुरू कर देते हो, और ये अच्छे से लिखते 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 आप जब यहाँ तक पहुँचते हो ना, तब फिर आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो फिर थोड़ा सा खुलने बंद हो जाते हैं, उतने नहीं खुल पाते हैं, क्योंकि स्पीड भी रहती है और आपको बहुत कुछ सोचना विचारना भी साथ साथ पड़ता है, फिर क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना होता है, तो वो स्पीड नहीं आ पाती, वो गुणवत्ता क्वेश्चंस में जो मतलब आज आ जाती है। आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आ जाएगी, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इससे शुरू करें, क्योंकि 12 अंकों का प्रश्न है, मतलब आप उसको देखिए 8, उसका 50% जोड़ दीजिए इसमें, तो यहाँ पे इसको करना ज़्यादा सही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताऊंगा, मुख्य परीक्षा का जो भी आपका जो पेड कोर्स चलेगा उसमें भी, और यहाँ पे जो यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी पूरी उसमें भी, कि आपको, और ये जान लीजिए हमारे यूट्यूब जो व्यूवर्स हैं उनको वीडियोस लगातार प्राप्त होंगी मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस के लिए भी, और आरओ प्रीलिम्स के लिए भी आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, आप लोग पेड ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तैयारी। तो आरओ की यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की प्रीलिम्स की 2022 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्द डेट हम आपको बता देंगे। ठीक है, विस्तृत जो वीडियो बनेगा स्ट्रेटजिकल वीडियो, उसमें हमको बता देंगे किस डेट से ये आपकी क्लासेस फाउंडेशन बैच की स्टार्ट होंगी प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा की, मतलब बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो तक। तो ये आपको काम करना है। अभी शुरुआती वीडियो है, पहला वीडियो है ये, पेपर सॉल्व करवाने वाला। सॉल्व क्या, एक हम रूपरेखा देखेंगे इसकी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी प्रश्न आप लिखेंगे तो उसको कम से कम 3 भागों में तोड़कर लिखेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप पॉइंट में लिख रहे हो या पैरा में कंप्लीट कर रहे हो। पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में लिखिए, नहीं कॉन्फिडेंस है पॉइंट में नहीं आपको मिल रहा है तो इतना सोचने विचारने की जरूरत नहीं, ना तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। पैरा में चीज़ को कंप्लीट करिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखा भी नहीं जा सकता है, काफ़ी कुछ सोच विचार वाले प्रश्न रहते हैं, उसमें आप पॉइंट में क्या लिखोगे। अगर बनता है तो बनाइए, नहीं तो तुरंत पैरा में लिखिए। और ये कैसे आएगा, आप ये निर्णय कैसे ले पाएंगे पॉइंट में लिखना है, पैरा में लिखना है, 2 पैरा में लिखना है, तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो उत्तर लेखन जहाँ भी कर सकते हैं
आप उत्तर लेखन अवश्य करें, डेली उत्तर लेखन करें, तभी पीसीएस या आईएएस में आप लिख सकेंगे। बिना उत्तर लेखन के संभव नहीं है, कितना भी पढ़ के चले जाइए, वहाँ पर आप उत्तर लेखन अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तर लेखन आपके कोर्स में साथ साथ है, जुड़ा हुआ है मुख्य परीक्षा के कोर्स में। अलग से भी सिर्फ उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो उत्तर लेखन भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 8 नंबर का प्रश्न था आपका, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। थोड़ा सा यहाँ परिचय खंड में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। ठीक है, 2 से 3 लाइन, चूंकि 125 शब्दों में आपको लिखना है तो 125 शब्द हैं, इसका मतलब आप कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 110 से या 105 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 105 में आप कंप्लीट कर लेते हो क्वेश्चन को, कुछ बाकी नहीं रह जाता, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब है कि आप कम संसाधन में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है कि संसाधनों का इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आता है। ठीक, ये इसका मतलब कि आपका द्योतक होता है। पढ़ते समय उसको लगेगा हाँ सारी बात कंप्लीट कर दी और इतने में ही कंप्लीट कर दी, तो ये अच्छी बात होती है। इसमें नंबर नहीं कटते, नंबर कटते हैं जब आप ज़्यादा लिखते हो, ये नकारात्मक होता है। कभी कभी ज़्यादा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, 125 है तो 130 135 तक आप लिख लीजिए, 140 तक भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने मतलब है कि ये 125 की जो सीमा निर्धारित की जाती है या 200 की सीमा जो निर्धारित की जाती है, इसका मतलब कि आप इसी के इर्द गिर्द रहें, बहुत ज़्यादा ना जाएं। 125 है तो आप 200 वर्ड ना लिख दें, 200 है तो आप 300 ना लिख दें, या फिर एकदम 200 वर्ड्स में लिखना है तो 100 वर्ड्स में ही ना लिख दें। इसका मतलब ये होता है इर्द गिर्द रहिए, अपनी बात को वहाँ तक आप समाप्त करिए। कुल मिला के बात ये रहती है इसमें। तो समय भी काफ़ी कम रहता है। जो पेज होता है आपकी राइटिंग के अनुसार, काफ़ी लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत लोग छोटा छोटा लिखते हैं, इसलिए पेजेस की संख्या कितनी आती है आपको प्रैक्टिस में पता चलेगी कि आप कितने पेजेस में 125 वर्ड्स लिख पाते हो, या 110 से 135 का जो रेंज है आप कितने पेजेस में प्राप्त कर पाते हो। लिखते लिखते आपको आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ इतना लिख चुके हैं, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिनने की जरूरत तब पड़ती है जब आप पहली बार लिख रहे हो, और रोज़ रोज़ लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेज में इतने वर्ड्स औसतन आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं, तो एवरेज मार्क्स को जोड़ा जाता है। 125 शब्द गिनने की जरूरत नहीं है, ये मूर्खता है। हड़प्पा सभ्यता जब तक शेठ जी नहीं जाने, पढ़ लीजिए कितना भी, लिख लीजिए कितना भी, आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें नियम कानून का पालन करके ही करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि मर्डरर को गोली मार देना है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है इसको गोली मार दीजिए बिना कन्विक्शन के। तो इसी तरह नियम कानूनों का पालन खासकर परीक्षा में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन लेना होता है। तो हर तरह से आपकी परीक्षा होती है। यहाँ पे आपको लगता है सिर्फ लिखावट की परीक्षा होती है, ज्ञान की परीक्षा होती है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। उत्तर लेखन इसीलिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि आपको तो सब आता है क्या उत्तर लेखन करें। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है आपको, जो भी आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2 लाइन बताइए। उसके बाद नगरीय नियोजन, ये प्रणाली नगरीय नियोजन दिया हुआ है, तो भूमिका में ही आप नगरीय नियोजन के बारे में बता देंगे भाई कि पहली नगरीय सभ्यता थी और उस समय विश्व में जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी उसमें सर्वश्रेष्ठ नियोजन प्रणाली इसकी थी। फिर उसके बाद लिखेंगे आप, अगर पैराम लिखना चाहते हैं तो पैराम लिख लीजिए, उसकी विशेषताएं बता दीजिए। अगर आप विभिन्न सेक्शंस में बांटना चाहते हैं तो सेक्शंस में लिख सकते हैं आप। जैसे सड़कें हैं, सड़कों के बारे में सड़कों का हेडिंग डाल दीजिए। ग्रिड पद्धति पर समकोण काटती थी एक दूसरे को, है ना। नालियों के बारे में लिख सकते हैं कि ईंट या पत्थर से ढकी हुई नालियां रहती थी। विभिन्न गलियों में नालियां आकर के मुख्य जो सड़क रहती है उसके बगल जो नाली रहती थी उससे मिल जाती थी, बड़ी नाली से मिल जाती थी, इस तरह की व्यवस्था थी। भवन जो होते थे सामान्यतः दरवाजे से पीछे की तरफ, मुख्य दरवाजा जो रहता है उसका वो मुख्य सड़क से पीछे की तरफ खुलता था। ठीक है, सामान्यतः, क्योंकि कहीं कहीं अपवाद भी देखा गया है, तो सामान्यतः शब्द जरूर लिखेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक नहीं था, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि जैसे लोथल में था तो जो दरवाज़ा था वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था।
इसके बाद भवनों की विशेषताएं बता देंगे कि सामान्यतः दरवाजे मुख्यतः जो है मैंने बताया कि सड़कों से पीछे की तरफ खुलते थे। घरों के सामने सड़क जाती थी, वो सड़क जा कर के मुख्य सड़क से मिल जाती थी। विभिन्न जो समूह रहते थे, समुदाय रहते थे, उनसे जो सड़कें जाती थी वो मुख्य सड़क से जाकर मिल जाती थी। और सड़कें आपने बताया पहले ही ग्रिड पद्धति पर समकोण एक दूसरे को काटती थी। तो इस तरह से मतलब नियोजित नगरीय व्यवस्था थी, उसका नियोजन होता था, इंजीनियर होते थे, उन पहले नियोजन करते थे कि इस तरह से शहर का निर्माण करना है, और उसी पद्धति पे शहरों का विकास हुआ है। अमूमन जितने भी शहर पाए गए हैं हड़प्पा नगर के, एक समान पद्धति, कुछ अपवादों को, कुछ विभिन्नताओं को लेकर के सब में ये देखी गई है, एक समान व्यवस्था नगरों की। स्वच्छता की बात करें तो कूड़ा करकट नगरों के बाहर फेंका जाता था, नगरों के बाहर फेंकने की व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष रहते थे, सड़कों पर रोशनी की भी व्यवस्था थी। सार्वजनिक स्नानागार के बारे में लिखिए, पक्की ईंटों के बने होते थे, पास में कुआं रहता था, है ना। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप व्यवस्थाओं में जो नगरीय प्रणाली थी उसको लिख करके फिर अपना निष्कर्ष में समाप्त कर सकते हो। उसको वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इससे जोड़ सकते हैं कि आज भी प्रेरणा दे रही हैं भारत और विश्व के विकास में। ठीक है, खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आधुनिक समय में भी ये जो नगरीय विकास जो प्रणाली थी, इसकी नगरीय नियोजन प्रणाली थी, वो आज भी प्रेरित करती है। आज के जो योजनाएं हैं उनमें भी उनके तत्व विद्यमान हैं, देखे जा सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अमृत, तमाम जो है आप गिना सकते हो फिर उसमें। इस तरह से बात करके अपनी कंक्लूड कर दीजिए, आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब गांधी जी के विचार तो बहुत से हैं, गांधी जी का यहाँ पर आपको परिचय बिल्कुल नहीं देना है, गांधी जी के विचारों से ही शुरू करना है। महात्मा गांधी, बहुत लोग लिखने लगते हैं महात्मा गांधी का नाम ये था, यहाँ इनका जन्म हुआ था। भैया ये निबंध नहीं है, न तो आपका जीवन चरित्र पूछ रहा है किसी का, उनके विचारों के बारे में पूछ रहा है, तो विचारों से ही शुरू करिए। उनके विचार किस पर आधारित थे? किस पर आधारित थे? सत्य और अहिंसा पर। ठीक, सत्याग्रह की बात करते थे, सत्य के आग्रह की बात करते थे। इसके अलावा समाज सुधार में उनका विशेष ध्यान था। गांधी जी ने न सिर्फ आंदोलन में ध्यान दिया, बल्कि आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी लगे रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, लोगों की शिक्षा, समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास, ये सभी उनके विचारों में आएंगे। उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, ये सब विचार हैं जिनको आपको यहाँ पर परिचय में संजोना है। तो 3-4 लाइन में परिचय लिख दीजिए उनके विचारों पे, फिर आइए वर्ण व्यवस्था पे गांधी के विचार। तो ये आप हेडिंग डाल सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था पे गांधी जी के विचार। इनके मुख्य विचारों को हमेशा आप याद रखिए कि वर्ण व्यवस्था के ये समर्थक थे। आपको पता होगा क्या थे? वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जाति व्यवस्था के ये विरोधी थे और मुखर विरोधी थे। अस्पृश्यता के मुखर विरोधी थे। जाति व्यवस्था में वर्ण और जाति में ये अंतर करते थे। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की जो निगेटिव चीज़ें थी, नकारात्मक चीज़ें थी, जो विकृत चीज़ें थी, उसको जाति व्यवस्था से वे जोड़ते थे। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। श्रम विभाजन के लिए इसको महत्वपूर्ण मानते थे। इनका कहना था कि गांधी जी कहते थे भैया कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये ईश्वरी देन है, प्रकृति की देन है, प्रकृति ने बनाकर भेजी है। आप देखो तो विभिन्न, अगर प्रकृति में भी देखें, सूर्य का काम क्या है? वो रोशनी देता है भैया, ऊर्जा देता है विश्व को, है ना, और कोई काम नहीं करता है वो। ऐसा नहीं कि सूर्य जल प्रदान करे आपको। नदियाँ क्या करती हैं? जल प्रदान करती हैं, है ना। भूमि क्या है? हमें क्या देती है? भूमि वनस्पति प्रदान करती है, हमको रहने के लिए स्थान प्रदान करती है। वृक्ष क्या करता है? फल प्रदान करता है, वो आपको डायरेक्ट ऊर्जा या पानी जल नहीं देता है। तो इसी तरीके से जिस तरह से प्रकृति ने, ये प्रकृति की देन है, तो मानव में भी विभिन्न काम तय कर दिए हैं प्रकृति ने। ये वर्ण ये काम करेगा, ये वर्ण ये कार्य करेगा, ये वर्ण ये कार्य करेगा, ये वर्ण ये कार्य करेगा। ठीक है,
तो व्यवसाय से ये केवल जोड़ते थे, सिर्फ आर्थिक व्यवस्था से ही ये वर्ण व्यवस्था को जोड़ते थे। इनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार और तमाम जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, ये हर किसी को प्राप्त होने चाहिए, लेकिन व्यवसाय जो होता है वो वर्ण के आधार पे होना चाहिए। ठीक, इसको इन्होंने वंशानुगत माना है कि जन्म से ही व्यक्ति एक किसी वर्ण का होता है, उसे अपना व्यवसाय नहीं छोड़ना चाहिए। इससे श्रम विभाजन, श्रम की उपलब्धता और श्रम की जरूरत, ये दो चीजें जो हैं श्रम विभाजन के जो दो प्रमुख अवयव होते हैं, श्रम की जरूरत और श्रम की उपलब्धता, अर्थात सभी एक ही प्रकार के अगर श्रम में लग जाएंगे तो हमको फिर श्रम कौन करेगा, है ना। कहेगा नाई, कहेगा मैं आपकी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, आप बाल नहीं काटूंगा, तो फिर आपको ही काटना पड़ेगा अगले दिन, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो अगर कोई विशेष व्यवसाय का व्यक्ति है और व्यवसाय छोड़ते जाएं सब, तो एक व्यवसाय ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए श्रम विभाजन होना जरूरी है, उसकी जरूरत भी है और उसकी उपलब्धता भी जरूरी है। ठीक, तो आर्थिक व्यवस्था से व्यवसाय से जोड़ते थे वर्ण व्यवस्था। कुल मिलाकर ये बात थी। तो गांधी जी के विचारों का फिर मूल्यांकन करना है आपको। आधुनिक समय में जो मिश्रित प्रणाली हो गई है, अब गांव की व्यवस्था में ये तो प्रासंगिक बहुत किसी का नाम लेकर के बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है इनके विचारों की, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने। तो उनको आप बोल दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू कहना था सबको समान अवसर मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं करना चाहिए, ऐसा हर समाजवादी विचारक कहता है। तो अगर समाजवादी विचारकों का के हम अगर विचारों को देखें, नाम न भी लिखे, तो वो गांधी जी की इस आधार पर आलोचना करते हैं। गांधी के विचार ग्रामीण भारत के लिए तो सही हैं, लेकिन उभरते शहरी नगरीय व्यवस्था, वैश्वीकरण के वर्तमान समय में आधुनिक समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं प्रतीत होते हैं। और उसका उदाहरण भी दे सकते हैं कि विभिन्न जाति धर्म पंथ के लोग एक दूसरे के कार्य अपना चुके हैं और अच्छा पैसा भी, अच्छी उसमें जो है इनकम भी उनको हो रही है। व्यापारी का काम आज कौन नहीं कर रहा है, हर कोई व्यापारी बन गया है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अच्छा धन, अच्छा उसको शोहरत भी मिल चुकी है। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था से एक स्थान पे बांधना, ये उचित प्रतीत नहीं होता, प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है वर्तमान के समय के अनुसार। जब आप मूल्यांकन करें बिल्कुल डरे नहीं, आधुनिक समय में उदाहरणों के माध्यम से मूल्यांकन कर दें। किसी की, चाहे वो गांधी जी हो चाहे जो हो, कोई विचार अगर वो आधुनिक समय के अनुसार सटीक नहीं बैठ रहा है तो मूल्यांकन में बिल्कुल लिखने से डरे नहीं, संकोच न करें। ठीक है, कुछ आप बुराई नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों की प्रासंगिकता बता रहे हैं। उस समय जब इन्होंने विचार दिए थे तब ग्रामीण भारत था, शहरी भारत में रूपांतरण हो रहा है, तो आज के समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात है। संविधान भी ये नहीं कहता है हमारा, है ना, तो आप संविधान की बात भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो आप काउंटर कर सकते हो, लेकिन खुद काउंटर न करके किसी को अपने सामने ले आइए। अगर किसी को काउंटर, किसी के विचारों का आपको समर्थन नहीं करना है तो फिर किसी को अपने सामने ले आइए, अपने साथ में रख लीजिए। भीमराव अम्बेडकर को रख लीजिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को रख लीजिए, संविधान को रख दीजिए। सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया आपका हथियार संविधान है। किसी का भी आपको खंडन करना हो, किसी की आलोचना करनी हो, तो आप संविधान, भारतीय संविधान के किसी प्रावधान को देख लीजिए कि हाँ भैया ये है लोक कल्याणकारी राज, ठीक, समानता, बंधुत्व, ये सब चीज़ें एकदम जुबान पे होनी चाहिए। उद्देशिका के सभी शब्द आपको रटे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। तो इटली में फासीवादी नेता मुसोलिनी, पहले इसका थोड़ा सा आप जिक्र करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है, इसका आप परिचय देंगे। और जब आप शब्दों का चयन करेंगे तो बड़े अच्छे शब्दों का, अच्छे वाक्य का चयन करेंगे इसके लिए। जैसे कि इटली में मुसोलिनी का उदय इटली के लिए और यूरोप के लिए एक युगांतकारी घटना थी। ये एक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी व्यक्तित्व इसका था, ठीक है, या विस्तारवादी और साम्राज्यवादी प्रकृति का व्यक्ति था। पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था, उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली के सैनिकों की कमजोरी सामने आई थी, निर्बलता सामने आई थी, उससे पूरा देश बड़ा आहत हुआ था। उससे इटली के सम्मान को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। लोग बहुत ही उससे निराश हो गए थे, हताश और निराश हो गए थे। सैनिकों में हीन भावना आ गई थी कि अब वो तो किसी लायक है नहीं,
पूरे विश्व में उनकी थू थू हो रही है। ऐसे समय में मुसोलिनी के हाथ में सत्ता आती है, और जब सत्ता आती है तो बड़ा वो देश प्रेमी रहता है, भले ही तानाशाह रहता है, बड़ा देश प्रेमी भी रहता है। उग्र विचार थे उसके राष्ट्रवाद के, अगर विषय में देखा जाए तो उसके दो ही लक्ष्य थे। पहला, इटली को सम्मान दिलाना, जो पुराना सम्मान था, महान जो रोमन साम्राज्य था, उसकी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना, और उसके साथ अपना नाम जोड़ना, ये भी एक स्वार्थ भी था उसका। दूसरा, वो इसको बहुत अच्छे अवसर के रूप में भी देखता था कि लोगों को अगर साथ ले आया जाए, तमाम जो हमारे विचारों वाले जो देश हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए, तो फिर पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। तो दो ही लक्ष्य थे। पहली तो सम्मान दिलाना अपने देश को, वतन को, जो छूट गया था, सम्मान जो खत्म हो गया था। दूसरा, शक्तिशाली अपने आप को बनाना, पूरे विश्व में जो शक्तिशाली देश हैं उसके रूप में स्थापित करना। इस तरह से पूरे विश्व पे वो नियंत्रण करने की उसकी इच्छा थी। तो विभिन्न परिस्थितियों में आप देखेंगे कि फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, रूस के साथ, ठीक है, रोम बर्लिन धुरी इसने उसका निर्माण किया। तो तमाम इसने और भी प्रयास किए, सैन्य अभियान चलाए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसमें आप लिख सकते हो भूमध्य सागर का जो प्रयास था, कारफ्यू पर जो बम वर्षा थी, उसमें अपनी शक्ति को, जो उसने पूरे विश्व को दिखाया कि हम भी शक्तिशाली हैं, है ना। अल्बानिया पर आक्रमण किया, फ्रांस और इंग्लैंड से भी सहयोग लिया और जर्मनी के साथ भी सहयोग किया, विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न परिस्थितियों पे रूस के साथ संबंध स्थापित किए, रूस का प्रबल समर्थन किया उसने राष्ट्र संघ में। तो इस तरह से वो उसने कार्य किया सोच विचार करके। तो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा उसने सब कुछ किया। इसकी तुलना जो है हिटलर से की जाती है। हिटलर ने नाजीवाद, तो इसने फांसीवाद चलाया। फांसीवाद का ये संस्थापक माना जाता है, फांसीवादी विचार का। फांसीवादी फासिस्ट दल का भी इसने गठन किया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसने सैन्य शक्ति का, चाहे वो आंतरिक मामले हों चाहे वैश्विक विदेशी मामले हों, उसने सैन्य शक्ति को हमेशा सर्वोपरि रखा। उसका यह मानना था व्यक्तिगत रूप से कि सैन्य दबाव बना करके किसी से कोई भी बात मनवाई जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला, नहीं भाई, हमसे भी शक्तिशाली देश हैं, तो इनके साथ संबंध भी स्थापित किया जाए। जब मजबूत हो जाएंगे तब देखेंगे इनको, अभी पहले चलो मित्रता कर लेते हैं। तो ये वाली स्थिति थी इसकी। तो ये सब चीज़ों की घटनाओं का वर्णन करने के बाद फिर मुसोलिनी के अंत के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ये तो विदेश नीति आपने बता दी, ठीक है। विदेश नीति से क्या क्या सफलताएं मिली इसको, किस तरह से इसने इटली को कहीं न कहीं सम्मान और उसको शक्तिशाली देश बनाने में उसका जो योगदान रहा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के बाद किस तरह से इसने इटली को एक साम्राज्यवादी देश के रूप में स्थापित किया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, इसका वर्णन कर दोगे, यही मूल्यांकन कर दोगे थोड़ा सा। फिर अंततः जून 1940 में इटली ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, और इस युद्ध में मुसोलिनी की न केवल हार हुई, बल्कि उसके बाद इस हार से क्या हुआ, बड़े क्षुब्ध हो गए इसके जो देशवासी थे, उनको फिर से अपमान सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। इसकी वजह से, उसकी वजह वो मुसोलिनी में ढूंढ रहे थे। अभी जैसे वर्तमान में अगर देख लीजिए, मोदी से बहुत लोगों ने बहुत उम्मीदें की होंगी जब उनको चुनाव जितवाया था। तो अगर किसी विशेष उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं तो उसके प्रति लोगों का ये मन करता है कि मिल जाए तो हम गला घोंट दें, इस तरह की भावना आती है, और लोग अपने भावनाओं को प्रदर्शित भी करते हैं। तो उस तरह की भावना, इनको करिश्माई व्यक्तित्व माना जाता था। मतलब ये कुछ भी कर सकता है, लोग सोचते थे ये भगवान का अवतार है, कुछ भी कर सकता है ये। ऐसी स्थिति में जब इसकी हार हो जाती है 1940 में, तो जनता बड़ी रुष्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या करती है कि 1945 में उसकी जो प्रेमिका रहती है उसको भी और इसको भी एक साथ गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। यहां से उसका अंत हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है और ये अक्सर पूछा जाता है, यहीं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए, बड़ा साधारण सा प्रश्न लगता है देखने में,
इतना मैटर आपके दिमाग में है इस प्रश्न को लेकर के कि फिर उसको 125 शब्दों में निर्धारित करना ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी चुनौती है। तो मेन बात आपको लिखनी है, थोड़ा सा परिचय देकर कि विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं, अलग वेशभूषा, रीति रिवाज, धर्म, पंथ, विश्वास अलग अलग भिन्न भिन्न होने के बावजूद वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना भारतीयों में निहित है, जो कि पूरे विश्व में एक आश्चर्य है, पूरे विश्व में आश्चर्य है, आदर्श है, चमत्कारिक है अपने आप में। कहीं भी ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं है। तो ये आपको यहां से शुरुआत करनी है प्रबल शब्दों का प्रयोग करते हुए। फिर बता देना है कि मानव इतिहास और या भारतीय इतिहास और संस्कृति दोनों गतिशील रहे हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न जो विदेशी आए यहाँ की संस्कृतियों में घुल मिल गए, कुछ हमने उनसे ग्रहण किया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो विशेषता है सबसे बड़ी, वो ग्रहण करने की, समन्वय करने की विशेषता है। ये विरोध नहीं करती है, समन्वय करती है। और यही जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वो इसको महान बनाती है। और इसी से हमको तमाम सांस्कृतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीगत, तकनीकीगत तमाम लाभ हुए हैं। चाहे मुगलों के काल में देख लीजिए, उसके पहले जो आए उनसे हमने सिक्के ढालना सीखा। जो कुषाण आए, उन्होंने मथुरा गांधार कला शैली का यहाँ पर हमको मतलब कि हमको अस्तित्व देखने को मिला। ठीक है, तो सबका गिनाते हुए मुगलों के समय में ये धरोहरें हैं विश्व की, है ना। और उसके बाद अंग्रेजों के समय आप देखोगे कि तमाम तकनीकीगत विकास हुए जिनको हमने अपनाया है शुद्ध अंतःकरण के साथ। तो ये सब चीजें आप लिखोगे। सभी विचारधारा, अब ये देखोगे विभिन्न धर्म, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग अलग खान पीन के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के खान पान, एक दूसरे को वेशभूषा, एक दूसरे के रहन सहन को अपनाने में यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। वो विरोध नहीं करते बल्कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरों के त्योहारों में शामिल होने का प्रयास करते हैं। तो ये जो विचारधारा है बहुत ही महान और बहुत विचित्र विचारधारा है। और ये विचारधारा हमें मिलती है यहाँ के धार्मिक संस्कारों से। विभिन्न धर्म जो हैं उनका जो चरम बिंदु है एक जगह आकर मिल जाता है, वो उसमें समन्वय के तत्व हैं। सभी महान विचारक सर्वधर्म समभाव की सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, जो कि समाज को एकजुट होकर के आगे बढ़ने का काम करता है। इसीलिए कहा गया है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ न कुछ बात है, यहाँ की मिट्टी में ही कुछ बात है, यहाँ की संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें कुछ सीखने और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। और भारत इन संस्कृतियों से ही सीख करके, उनसे ग्रहण करके ही पल्लवित, पुष्पित हुआ है और आगे विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। चाहे शून्य का सिद्धांत की बात हो, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगरी प्रणाली की बात हो, हमारी विभिन्नता संस्कृतियों ने हमको बहुत कुछ प्रदान किया है, जिनको हम आगे लेकर आज भी बढ़ रहे हैं। ठीक, जिन अब न सिर्फ देश की नीति में बल्कि विदेश नीति में भी हमने पंचशील जैसे सिद्धांतों को अपनाया है। तटस्थता की जगह हमने सही की बात की है, इसलिए गुटनिरपेक्षता को हमने अपनाया है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, तमाम उदाहरण अपने विभिन्न धर्मों में, विभिन्न धर्मों की विभिन्न बातों को हमने अपने विभिन्न विकास के मार्गों में अपनाया है, जिसका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। फिर आप थोड़ा सा लिखोगे कि जो नकारात्मक परिणाम हैं, जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास देखने को मिलता है, ये संस्कृतियों के विभिन्नताओं के कारण न होकर के हमारी योजनाओं के और जो क्षेत्रगत जो योजना विकास की जो योजनाएं हमारी बनी, जो सरकार की योजनाएं बनी, सरकार ने जो नीति निर्माण किया, उसका जो क्रियान्वयन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। ये क्रियान्वयन की ये उसकी कमी है कि आज हमको संतुलित क्षेत्रीय विकास देखने को नहीं मिलता। लेकिन संतुलित क्षेत्रीय विकास हम करना चाहते हैं, सतत विकास, संपोषणीय विकास, ये धारणा विश्व में अब के समय में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ये प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। तो अजर अमर अवधारणा है हमारी।
अजर अमर हमारी प्रकृति है, और यही कारण है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको मन मस्तिष्क में रहने चाहिए, इनको पिरोना है 125 शब्दों में। तो मैंने जैसा बताया कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में भूमिका लिख देनी है, ठीक है, और उसके बाद ये सब बातें अपनी कि क्यों ऐसा है, समाज सम्मिश्रित संस्कृति क्यों है, ये लिख देना है। उसके बाद समाज में होने वाले लाभ, ये हेडिंग डालिए, क्या क्या लाभ मिले हैं, तो पॉइंट में जो जो मैंने बताया है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लिखिए कि हालांकि संतुलित क्षेत्रीय असंतुलित क्षेत्रीय विकास देखने को मिलता है, लेकिन ये इसका कारण सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं है, इसका कारण है जो हमारे कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी है, वो कारण है। तो आज भी जरूरत है कि हम इन संस्कृतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें, साथ ही साथ जो आधुनिक विकास के कार्य हैं उसको भी सरकार और जो हमारी व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, वो आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये जो है आपका निष्कर्ष हो जाएगा। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो समकालीन, कंटेम्पररी इंडिया में लिख रहा है ये। तो स्वतंत्रता के बाद अमूमन जो प्रमुख संगठन और वर्तमान में भी जो काम कर रहे हैं उनके भी आप नाम लिख सकते हो। इनको दो भागों में बांट सकते हो, सरकारी और निजी, सरकारी और निजी संगठन, ठीक है, दो भागों में बांट करके लिखिए, ज़्यादा मजा आएगा, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, सरकारी में लिख दीजिए, सरकारी वाले सेक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके योगदान, महिला व बाल विकास विभाग, बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, उसके कार्य, विभिन्न योजनाएं, ये सब लिख दीजिए, ठीक। एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी स्थापना से लेकर जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद निजी क्षेत्र में एनजीओज में देख लीजिए, बहुत सारे हैं, जैसे गुलाबी गैंग है, लक्ष्यम है, ग्रेविस है, पार्टनरशिप है, द कलेक्टिव इम्पैक्ट एक संगठन है, तमाम है। तो विभिन्न जो चर्चित संगठन रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके कार्य, उनके योगदान, उनका वर्णन कर दीजिए, क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम याद रहेगा, उनके थोड़े थोड़े से आपको दो दो लाइन लिख देना है, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ऐसा भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। अब इसका डिजाइन में आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह के प्रश्नों को डिजाइन करना बड़ा आसान होता है। इन दोनों बातों को आप ले लीजिए, ठीक है, भारत में गरीबी, भारत में जनसंख्या, दोनों को पहले शुरुआत में थोड़ा सा बता दीजिए कि भारत में गरीबी, भारत में जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, गरीबी एक मुख्य समस्या है। दोनों के आंकड़े थोड़ा दे दीजिए, जो आंकड़े हैं गरीबी के, जनसंख्या के, सरकार के आंकड़े हो, 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हो, जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े हो, वर्तमान समय की अगर कोई आंकड़े हों, संयुक्त राष्ट्र का जो जनसंख्या कोष है वो द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देता है, उसके विभिन्न आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को आपको देख लेना है, ठीक, और लिखना है यहाँ पे, और गरीबी के आंकड़े दे देना है कि इतने सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक, इतने परसेंटेज, इतने प्रयास होने के बावजूद आज भी गरीबों की संख्या इतनी है, भूखमरी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है ना। जनसंख्या के प्रभाव लिख दोगे एक जगह गरीबी के प्रभाव लिख दोगे, जनसंख्या क्या क्या प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या प्रभाव हैं और गरीबी के क्या क्या प्रभाव हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा आंकड़े लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मेन बस। अब आप लिखोगे पहला हेडिंग कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारक। यहाँ ये पूछा है ना, भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, तो क्यों है लिखना है कि हेडिंग डालनी है भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे। तो इसमें तमाम बातें आ गई, जनसंख्या वृद्धि होगी तो भैया बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग ज्यादा होंगे, रोजगार कम होंगे तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, आवासों की संख्या कम होगी, भूमि की कमी, कृषि अनाज की दिक्कत आएगी, डिमांड बढ़ेगी लेकिन कृषि क्षेत्र तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, निम्न जीवन स्तर लोगों का होगा, आय का बंटवारा, आय है 100 रुपए, 10 लोगों में बंटवारा है, वही अब 20 लोगों में बंटवारा होगा तो आय का निम्न जीवन स्तर लोगों का होगा। आवश्यकताएं बढ़ेंगी, है ना, आज 10 लोग मांग रहे हैं, कल को 50 लोग मांगेंगे, आवश्यकताएं बढ़ेंगी।
संसाधन तो नहीं भैया, लेकिन 10 लोग थे, 10 से 100 हो गए, अब उसी में 10 को जितने में निपटाना था अब 100 को निपटाना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी ना। असमान आय वितरण भी होगा, मांग बढ़ती जाएगी, लेकिन परचेजिंग पावर जो है कुछ लोगों में बढ़ेगी, कुछ लोगों में घटेगी। जिनमें घटेगी, जिनके पास पैसा कम है वो बेचारे गरीब रह जाएंगे, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो जाकर कितने भी मूल्य में खरीद लेंगे। तो मुद्रास्फीति भी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, तो न तो संतुलित क्षेत्रीय विकास हो पाएगा, न तो असमानता दूर हो पाएगी, असमानता भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि गरीबी का एक प्रमुख कारक है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारक है। क्यों कारक है भैया? जागरूकता नहीं होती है, साक्षरता नहीं होती है, सरकारी योजनाओं के प्रति लोग समांतर लाभ नहीं लेते हैं, न तो उसके प्रति जागरूक होते हैं, न तो इच्छा होती है। बहुत सारे लोग उदासीन होते हैं अपने सुधारों के प्रति, क्योंकि उनके पास इतनी गरीबी होती है, वो सोच ही नहीं पाते उसके बाहर। वो गरीबी के जंजाल में घुसे रहते हैं। उनको लगता है 2 जून की रोटी मिल जाए किसी तरह, भगवान जीवन पार हो जाए। वो नहीं सोचते हैं अपने सुधारों के बारे में। ये भी एक कारण है कि वो मतलब कि जन्म दर बढ़ाते चले जाते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि आर्थिक कारण भी है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ज़्यादा श्रम हमारे परिवार को मिलेगा, ज़्यादा आमदनी होगी। तो ज़्यादा बच्चे हैं उनको काम पे लगा देंगे, ज़्यादा आमदनी होगी, घर पे जो आय है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये सभी क्या है? गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का कारक नजर आ रही है। फिर लास्ट में आप इनको बैलेंस करोगे कि हमेशा केवल गरीबी ही जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। कई ऐसे भी देश हैं गरीब होते हुए भी वहां जनसंख्या वृद्धि नहीं है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है, जनसंख्या कम है। कई ऐसे देश हैं विश्व में, आप अफ्रीकन कंट्री बहुत ऐसा देख सकते हो। और हमेशा जनसंख्या वृद्धि ही गरीबी का कारण नहीं होती है, ठीक है। हमेशा जनसंख्या वृद्धि ही गरीबी कारण नहीं होती, और इसी तरह से हमेशा गरीबी ही जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं होती है। जनसंख्या वृद्धि के और भी कारक हैं, गरीबी नहीं, आवश्यकता भी जनसंख्या वृद्धि का कारक है। जिस देश में युवा कम है, जैसे कि चाइना को ले लीजिए एक उदाहरण के रूप में, वहां पे वृद्धों की संख्या बढ़ रही थी, युवाओं की कम हो रही थी। अब जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता है वहां पे अब 1 चाइल्ड की जगह 2 चाइल्ड, अब आप देखो 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में 10 चाइल्ड पॉलिसी भी अपनाए, युवा करने के लिए अपनी जनसंख्या को। तो जब तक युवा ने हमारे पास अगर डिमांड नहीं हो, डेमोग्राफी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो हम बाजार कैसे बन सकते हैं? तो बड़ा बाजार नहीं बनेगा, निवेश नहीं होगा तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? तो जनसंख्या भी आवश्यक होती है। अगर स्वस्थ जनसंख्या है हमारे पास, कुशल जनसंख्या, कुशल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हमारे लिए आर्थिक विकास की इंजन का काम करेंगे। तो ये भी है, तो बैलेंस करेंगे यहाँ पर दोनों चीज़ों को। इस तरह से आप लिख देंगे निष्कर्षतः कि गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है, और जनसंख्या वृद्धि भी मुख्य कारक है एक गरीबी बढ़ने का, है ना, जैसा कि आपने ऊपर देखा निष्कर्षतः। ठीक, बस इतना लिख देंगे 8 अंक में, और क्या लिखेंगे आप? इतना बहुत है, इतने में तो आप थक जाओगे। मतलब 125 शब्द में इतने शब्दों को जितना मैंने बताया, इतने को पिरोया जा सकता है, इससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है। ठीक, फिर है उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आप अब भौगोलिक क्षेत्र पूछा है, तो भैया भौगोलिक क्षेत्र का थोड़ा वर्णन करना होगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,000 समथिंग है वर्ग किलोमीटर है ना, ऐसा कुछ है, 2,40,900 समथिंग है वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। बस एक एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं, भूमिका में कैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक 600-650 किलोमीटर लगभग, और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल में भारत का चौथा राज्य है। तो भौतिक क्षेत्र के बारे में बोल देंगे। अब भौतिक प्रदेशों में विभाजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हेडिंग डाल दीजिए, पहला लिख दीजिएगा आपका भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा आपका गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा दक्षिणी का जो पठारी प्रदेश है वो हो जाएगा। अब आपको इसमें केवल भाबर तराई प्रदेश को लेना है, केवल भाबर और तराई क्षेत्र का वर्णन करना है भौगोलिक विशेषताओं का।
तो उसमें कौन कौन क्या कैसा क्षेत्र है, तो भाबर से तराई का जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक ये फैला हुआ है, पतली सी पट्टी है ना। इसमें कौन कौन से अनाज होते हैं, गन्ना, गेहूं, धान आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। मिट्टी किस तरह से होती है यहाँ पे, कॉप मृदा आदि का यहाँ पर मतलब कि विकास हुआ है, ये सब लिख दोगे। ठीक, ये सब चीज़ें, नदियाँ इसमें देख लो कि भाबर में विलुप्त हो जाती हैं, तराई में फिर से उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ की विशेषताएं मुख्यतः आपको तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का लिखना है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो स्मार्ट सिटी मिशन चूंकि ये केंद्र सरकार ने चलाई थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखोगे कि स्थानीय विकास को सक्षम करने। स्थानीय विकास को सक्षम करने कैसे, जैसे एक किसी स्मार्ट शहर का चुनाव किस आधार पर किया जाता है कि एक स्मार्ट शहर जो है, जैसे इलाहाबाद है, तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, आपके जो है मिर्जापुर है, ये सभी इससे प्रेरित होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। इलाहाबाद में कोई फैशन आता है तो इलाहाबाद मिर्जापुर का व्यक्ति आया, भैया इलाहाबाद में तो फलाना व्यक्ति ये पहना था, ये गाड़ी चलाया, तो चलो हम भी लेते, तो प्रेरित होता है। वहाँ का जो व्यापारी है, इलाहाबाद में कोई बढ़िया सामान आया तो वो अपने यहाँ भी ले आएगा। तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरित होते हैं लोग। तो ऐसा प्रेरणा ले जो पास के जो जिले हैं वहाँ भी, तो ऐसे स्मार्ट शहरों का, केंद्रीय शहरों का चयन किया जाए, 100 शहरों का। इसके लिए तो स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी जो है उसकी मदद लेना, नागरिकों को उसके माध्यम से बेहतर परिणाम देना और उसके माध्यम से लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक विकास को गति देकर के भारत सरकार को मजबूत बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, असमानता को दूर करना। इन सब के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन भारत में शुरू किया गया। इसमें 100 शहरों का मुख्यतः चयन किया गया था शुरुआत में, बाद में इसमें थोड़े परिवर्तन देखने को मिले। वर्तमान में अब लिखोगे उत्तर प्रदेश के बारे में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया गया है। 7 नए शहरों को उत्तर प्रदेश ने चुना है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। अब ये जो 10 शहर हैं उनका, उसमें जो है जो पूर्वी शहर हैं और पश्चिमी शहर हैं उनको बांट दोगे आप। तो पूर्वी शहर प्रयागराज और वाराणसी हैं, पश्चिमी शहर हैं आगरा, अलीगढ़ हैं, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद है। ठीक, मध्य में जो है लखनऊ और कानपुर है। तो प्रयागराज और वाराणसी का वर्णन आपको कर देना है, विभिन्न विशेषताएं इनकी बता देनी है। विभिन्न विशेषताओं में कृषि बता देनी, उत्पाद बता देना है, कैसे शहर हैं, किस तरह के ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बता देना है, शहरी जनसंख्या के बारे में बता देना है, शिक्षा के बारे में बता देना है। ठीक है, मतलब जो 2011 के आंकड़े हैं वो सब आपको बता देना है। यहाँ पे तमाम सुविधाओं के बारे में, किस तरह की आधारभूत संरचना है इसके बारे में बता देना है आपको, क्या क्या मुख्य बातें हैं, बस दोनों ही शहरों की, लखनऊ और वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन जो सर्किट हैं उसमें कितने स्थल हैं, उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, देखिए बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जो पर्यटन सर्किट है उसका वर्णन करना है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। तो राजापुर एक तो है बांदा का, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, बस इतना ही लिख देना है, एक एक लाइन। चित्रकूट है, चित्रकूट में राम भगवान का जो है वहाँ निवास था, वनवास कुछ समय किया था उन्होंने, है ना। तो धार्मिक स्थल है एक प्रकार से हिंदुओं का, ये थोड़ा सा लिख देना है। कालपी है, यहाँ पे महर्षि वेद व्यास का आश्रम है, नरसिंह अवतार यहाँ पर हुआ था, बीरबल का भी जन्म यहीं पे हुआ था कालपी में, किस नदी किनारे, ये भी लिख सकते हैं। झांसी के बारे में लिख सकते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का जो ये यहाँ यहीं की रानी थी वो, ठीक है, उनके योगदान के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, मतलब 1-2 लाइन बस, किसके लिए ये पर्यटन केंद्र है, ठीक है, मशहूर। इसके बाद महोबा के बारे में लिख दीजिए, आला उदल के बारे में। तो बस 2-2 लाइन इन सभी क्षेत्रों के बारे में जो कि बुंदेलखंड पर्यटन क्षेत्र में है। तो बड़ा आसान प्रश्न आता है, आप देख सकते हो। डिजाइन करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत, अगर इतनी चीज़ें लिख देते हैं ना, आराम से मुख्य परीक्षा पास कर जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अभी जो है बाकी के जो प्रश्न बचे हैं इस पेपर के, देखिए सारा पेपर हम डिस्कस करेंगे, और खासकर जब हम क्लास चलाएंगे, क्रैश कोर्स जो मुख्य परीक्षा का हम चला रहे हैं, इसमें इन सब चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। टॉपिक वाइज, क्लास वाइज जो भी प्रश्न आए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, उनको भी डिस्कस करेंगे। और आपको जो टू द पॉइंट अध्ययन होना चाहिए मुख्य परीक्षा का, वो यहाँ पर मिलेगा।
मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन, आर ओ के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है उसमें, और यूपी पीसीएस के लिए 2022 का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए 9453775039 पे संपर्क कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस लिंक को अवश्य ज्वाइन कर लें। उस लिंक में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं, हमारे तमाम प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, तमाम पोल्स कराए जाते हैं, तो वो भी आप अवश्य ज्वाइन कर लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, पिन हम कर दे रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से अब हम मुख्य परीक्षा का भी विधिवत यूट्यूब पे और अपना पेड ग्रुप दोनों पे अध्ययन शुरू करवाएंगे। पेड ग्रुप पे आपका उत्तर लेखन मतलब कि उसके बाद पर्सनल गाइडेंस और तमाम जो चीज़ें हैं पीडीएफ वीडियोस वो सब आएंगी, और ऑडियो भी। जो कि वास्ट सिलेबस है उसको उस तरीके से ही पढ़ना होगा, ज़्यादा आपके ऊपर भार ना हो। जिस तरह से प्रीलिम्स हल्के में आपको हमारे यहाँ आकर बहुत हल्का महसूस हुआ होगा, इसी तरह मुख्य परीक्षा में भी ऐसा ही महसूस करेंगे आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।